हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुष्मिता एंड आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप पहली बार अटेम्प्ट देने वाले हैं या फिर अगर आप रिपीटर बन चुके हैं जस्ट लाइक मी, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ही अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैंने अपने इस साल की जो एग्ज़ाम्स मैंने दिए थे उससे मैंने क्या क्या सीखा, मैंने क्या क्या मतलब नोट किया कि मुझे आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में वो सब गलतियाँ नहीं करनी है। तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद यही था कि एटलीस्ट आप लोग समझ जाओ कि ये सब गलती बिल्कुल ही मत करना भाई। मैंने जो गलतियाँ करी है, बहुत सिली सिली मिस्टेक्स करी हैं। मुझे लगा था कि मैं एकदम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लूँगी, निकाल लूँगी एकदम एग्जाम, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। यू हैव टू हैव अ प्रॉपर प्लान फॉर एवरी एग्जाम यू आर गिविंग। तो मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो नोट करके रखे हैं, जो चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए थी और मैंने फिर भी की, जिसकी वजह से मैं एक कदम पीछे हो गई अपने सिलेक्शन से। तो मैं चाहती थी कि मैं ये वीडियो के द्वारा सब लोगों को बताऊं कि हाँ भाई, आप ऐसी गलतियां ना करो और प्लीज़ अपना जो है ध्यान एक तरफ ही लगा करके रखो। तो देखिए, मिस्टेक्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट है, बैंकिंग एग्ज़ाम को हल्के में लेना। इट इज़ ईजी, मतलब ये यूपीएससी लेवल का भी कोई एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि भाई आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। हर किसी को देखो, कोई 90+ कर रहा है, कोई 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करके आ रहा है भाई। तो आपको मतलब टॉप क्लास होना ही पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन में। इतना कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है इसका सिलेबस। बस यही है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है और कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब इतने लैक्स एस्पिरेंट हैं, फिर भी आपको उसमें उस भीड़ में से आपको एक सिलेक्शन लेना है। तो आप इतने सारे एग्जाम्स दे रहे हो, फिर भी अगर आपका नहीं हो रहा है, जैसे कि यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इस एग्ज़ाम को हल्के में नहीं लेना है और प्रॉपर एक अच्छे से तैयारी का एक रूटीन बना के रखना है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट ये है कि प्रॉपर जो सिलेबस है उसका प्रॉपरली एकदम रोड मैप बनाओ। कैसे प्री के लिए पढ़ना है, कितने टाइम के लिए पढ़ना है और फिर उसके बाद मेंस में जंप करना है। मैंने क्या गलती करी कि मैं प्री का तो मैंने पढ़ करके फिर छोड़ दिया, फिर मैं मेंस की क्लासेस लेती रही और वो चीज़, प्री वाली जो चीज़ थी, वो मैं एक तरीके से भूलने लग पड़ी। तो ऐसा होता है कि फिर आप जब मॉक लगाने के लिए बैठते हो तो फिर आपको कुछ याद ही नहीं आता है। आपको अगर कोई चीज़ आती भी है तो फिर आप नहीं बना पाओगे उस चीज़ को। तो ये तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रॉपरली एक रोड मैप बनाओ कि आप दोनों को कैसे साथ साथ में लेके चल रहे हो। तो गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और ये जो तीसरा पॉइंट मैं बताने वाली हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप बिल्कुल स्टार मार्क करके अपने दिमाग में तो एकदम गांठ बांध के ही रख लो कि आपको क्वांट को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है कि हाँ बाद में पढ़ेंगे बाद में करेंगे। मुझे क्वांट बिल्कुल नहीं पसंद थी, मुझे पसंद तो अभी भी नहीं है, लेकिन मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे लगता था कि मैं यार नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मैं तो एकदम इंग्लिश से और रीजनिंग से ही पूरा सिलेक्शन हासिल कर लूँगी। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। आपको स्कोर करने के लिए, आपको कट ऑफ तक पहुंचने के लिए क्वांट की ज़रूरत पड़ेगी। और ट्रस्ट मी, क्वांट में जितने सारे चैप्टर्स हैं हमारे, उसमें कुछ कुछ लिमिटेड पैटर्न्स हैं जिससे ही क्वेश्चन आता है, जो मैंने इस साल एग्जाम्स दे करके देख लिया है कि क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो एक्चुअल में ईजी होता है मॉक से। ये तो मुझे लगता है कि सबको पता होगा, लेकिन मुझे लगता था कि यार अगर इस लेवल का आ जाएगा तब तो भाई पता नहीं क्या ही हो जाएगा। लेकिन जो मैं मॉक में यहाँ पर क्वेश्चंस लगा रही थी और जब मैंने पेपर एक्चुअल में देखा एग्जाम में, तो मुझे लगा कि ये तो ईजी है, मुझे पढ़ लेना चाहिए था। मैंने ये सब इतना ज़्यादा डर के हमारे अर्थमेटिक में कुछ कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। और मैंने प्रॉपरली, मतलब एकदम जिस तरीके से मैं इतने मन से रीजनिंग बनाती थी या फिर इंग्लिश पढ़ाई करती थी, मुझे क्वांट में बिल्कुल भी मन नहीं लगता भाई, मैं सच बता रही हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं मन लगता है क्वांट बनाने में, लेकिन हमें उसे अवॉइड नहीं करना है और उस चीज़ को लेकर के साथ में आगे बढ़ना है। और अगर वो चीज़ वीक है तो उसको ज़्यादा टाइम देना। और फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपने एक लेवल तक प्रिपरेशन कर ली है, आपके बेसिक्स क्लियर हो गए, आपने बहुत सारी रिवीजन कर लिया, तो आप रिवीजन करते के साथ साथ में जब आपकी बेसिक क्लियर हो गई तो आप तब से ही मॉक लगाना शुरू करो। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लेट से मॉक स्टार्ट करते हैं, पर नहीं, मुझे एक लेवल मतलब समझना था कि इतने मिनट में कोई इतना क्वेश्चन कैसे कर सकता है यार, ये वो आपको मॉक लगाने के बाद ही समझ में आएगा। वो आपको समझ आएगा ही नहीं पहले। जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आप उस समय तो आपके पास, मतलब रिवीजन के टाइम आपके पास लिमिटेड टाइम होता है कि मतलब आप अपने हिसाब से कर रहे हो, आपको कोई टाइम की टेंशन नहीं है। लेकिन जब आप मॉक लगाने बैठते हो तो लगता है कि हाँ भाई, अपन तो बहुत ज़्यादा ही पीछे हैं,
इसीलिए मॉक तब से ही लगाना पड़ेगा जब आपकी बेसिक्स क्लियर हो गई, आप तब से मॉक लगाना शुरू कर दो, क्योंकि उसमें तो मतलब है कि आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएंगे, आपको रिवीजन के लिए इधर उधर कुछ हाथ पैर भी नहीं मारना पड़ेगा, आपका रिवीजन भी होता जाएगा और एक टाइम बाउंड के अंदर आप क्वेश्चंस कितने सॉल्व कर पा रहे हो ये आप एनालाइज कर पाओगे अपने खुद से। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आप मॉक लगाते हो, मॉक एनालिसिस को इग्नोर करना। मैं बहुत कम एनालिसिस करती थी, मुझे बहुत ज़्यादा ही टाइम टेकिंग प्रोसेस लगता था। मुझे लगता था कि हाँ चलो हो गया, अब इतना तो मैंने समझ लिया है कि जिस चीज़ में मेरे मार्क्स नहीं आए तो ठीक है भाई, मैंने क्वेश्चन देख लिया, आंसर देख लिया, हो गया। पर नहीं, प्रॉपर एनालिसिस के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आपको 1-2 घंटे का टाइम लगता है उसको एनालाइज करने में, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो या क्वांट हो। आपको देखना पड़ता है कि कौन से चैप्टर में आप कहाँ, किस टॉपिक पे आप कितना लैग कर रहे हो, तो उस चीज़ पे आप आगे वर्क कर सको, जो कि मैंने नहीं किया। मैं ये मानती हूँ कि मैंने नहीं किया, तो इसीलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सब समझा कि हाँ भाई मैं इस चीज़ पे एक वीडियो बनाती हूँ ताकि वो लोग गलती ना करें जो मैंने करी है। तो मॉक एनालिसिस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और एनालिसिस में टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, तो आप अगर एक दिन आप अगर मॉक दे रहे हो तो आप नेक्स्ट डे आप एक मॉक की कॉपी बना लो अलग से, तो नेक्स्ट डे आप उसका एनालिसिस प्रॉपर वे में करने के लिए बैठो। हाँ टाइम लगेगा, टाइम सबको ही लगता है, पर मैंने ये चीज़ काफ़ी लेट शुरू की थी, तो जिसका रिजल्ट मुझे मिल ही रहा है, आप देख ही रहे हो। पर कोई नहीं, ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखने वाली चीज़ है, ताकि अगर कोई अभी कोई फर्स्ट अटैम्प्ट भी देने वाला है, कि बहुत सारे लोगों के फर्स्ट अटैम्प्ट भी होंगे और बहुत सारे लोग रिपीट भी करने वाले होंगे, तो ये चीज़ इग्नोर करने वाली नहीं है। अगला पॉइंट ये है कि बहुत सारे रिसोर्सेज से पढ़ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं पहले स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, तो मैं बहुत सारे रिसोर्सेज ढूंढने लगती थी, इधर उधर लोगों को मैसेज करती थी कि इसके लिए क्या करूँ, उसके लिए क्या करूँ। नहीं, वैसा बिल्कुल ही नहीं करना है। 10,000 रिसोर्सेज रखोगे तो तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठ पाएगा, और तुम 50 टीचर को फॉलो करोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। तुम स्टार्टिंग में अगर तुम अपना प्रिपरेशन अभी शुरू कर रहे हो तो फिर तुम बहुत सारे लोगों का देख सकते हो वीडियो कि लोग कैसे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सबका टीचिंग स्टाइल अलग होता है। जैसे क्वांट में मुझे सबसे इजी और सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज लगती है कौशिक मोहंती सर की, तो मैं उनकी ही वीडियोस देख रही थी स्टार्टिंग से ही। रीजनिंग में अंकुश लांबा सर बेस्ट है, मतलब पजल की उनकी इतनी सारी ट्रिक्स बहुत ही बेस्ट होती है भाई। अगर आपके पास बिल्कुल ही एकदम ज़ीरो दिमाग है तो आपको एकदम बेस्ट बना देंगे रीजनिंग में। मुझे तो पहले कुछ भी समझ में नहीं आता था, फिर मैंने अंकुश लांबा सर की ये क्लासेस देखनी शुरू की, चाहे वो प्रीलिम्स की हो या मेंस की हो, और उनका जो वो रिवीजन के लिए जो पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसमें भी अमेजिंग क्वेश्चंस होते हैं। आपका रिवीजन एकदम अच्छे तरीके से हो जाएगा। उसके बाद तो आपको रीजनिंग में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और इंग्लिश के लिए तो निमिषा मैम है ही, उनसे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई भी इंग्लिश ईजी कर पाया होगा। पर मुझे तो इंग्लिश में उनका ही काफ़ी मतलब बढ़िया ईजी लैंग्वेज लगता है कि हाँ भाई समझ में आ जाती है, चाहे वो वोकैब हो या फिर कोई भी टॉपिक हो आपका इंग्लिश में। मुझे लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, तो मैं बहुत सारे पॉइंट्स है, वैसे तो मैं इतना लिस्ट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो मैं बहुत ज़्यादा ही गलती करके जिसका परिणाम भुगत रही हूँ, कि आपको कंसिस्टेंसी छोड़ के आप सिर्फ मोटिवेशन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ये सब एग्ज़ाम्स में। आपको अगर कुछ नहीं भी आता, आपका मन नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी आप उठो, कॉपी पेन उठाओ और अपना रिवीजन करना शुरू कर दो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही एनर्जी लगती है। अगर आप अपना मन ऐसा बना लोगे कि हाँ भाई मुझे करना है, तो फिर वो तो होगा ही, होके ही रहेगा। इसीलिए कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ मोटिवेशन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, या फिर स्टडी ब्लॉग या पता नहीं क्या, देखते हैं। बाय।